नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार ट्रंकेटेड वीक, कल मार्केट हॉलिडे से ठीक एक दिन पहले आज क्रेडिट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट इवेंट और एज एंटिसिपेटेड 1/4% की कटौती भी हुई और स्टांस भी जिस तरह से एंटिसिपेट कर रहे थे वैसे अकोमोडेटिव आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने कहा। लेकिन इसके बावजूद बाजार जो है कमजोर सेंटिमेंट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ढेर सारी चीजें हैं जिसको बाजार को डाइजेस्ट करना है और इसी के चलते कंसर्न्स ढेर सारी हैं। सो आरबीआई पॉलिसी के ठीक बाद भी हम देख रहे हैं कमजोर ग्लोबल संकेत, टैरिफ का डर, कई सारी आशंकाएं जिसके चलते 22,400 के लेवल्स पर कमजोरी का रुझान निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा कमजोरी दिखाते ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट। क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं सब कुछ आपको बताते हैं। उसके बाद बाजार से जुड़ी हर एक बारीकी का रुख करते हैं। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक आपको बताएंगे कि वायदा बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड समय टेक्निकल एक्सपर्ट से आपके लिए दमदार ट्रेड्स जानने की कोशिश होगी। निकुंज की नजर 2:30 बजे आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर बाजार पर और सारे इवेंट्स पर निकुंज का डीप डाइव एनालिसिस हम आपको बताएंगे। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शन की एक दमदार रणनीति। 3 बजे मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में आपको बताएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर और साथ ही 3:20 पर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस और इवेंट्स, ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर द डे एंड द कमिंग डेज। ये सब कुछ आपके लिए आने वाले 1.5 घंटे में बाजार का सारा एक्शन, बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कमजोरी का रुझान निफ्टी में 22,400 के इर्द गिर्द ट्रेड, 22,399 के स्तर, करीब 150 अंकों की बिकवाली। बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा फिसलता हुआ 300 अंकों की गिरावट। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जो कि क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी डाउन साइड देख रहे हैं। गिरावट का रुझान यहां पर देखने को मिल रहा है। आईटी शेयरों में बिकवाली, ध्यान रखिए नतीजों की शुरुआत ही आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस से होने वाली उससे ठीक पहले आईटी स्पेस में और आईटी के स्क्रिप्ट्स में गिरावट। विप्रो, इन्फोसिस करीब 2 से 4% तक की गिरावट। कल टीसीएस के नंबर्स पर फोकस रहेगा। एफएमसीजी शेयरों में हालांकि खरीदारी है। एफएमसीजी और ऑटो सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जो कि खरीदारी का रुख दिखा रहे थे आज के सत्र में। नेस्ले पर नजर होनी चाहिए, एचएल पर नजर होनी चाहिए। मजबूती का रुझान, फार्मा की सेहत खराब है क्योंकि टैरिफ लगने का डर अब भी यहां पर लगा हुआ है। ग्लेनमार्क, लुपिन, सिर्फ फार्मा ही नहीं, लेबोरेटरी स्पेस और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पॉकेट्स में भी गिरावट देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर्स इस घंटे अगर देखेंगे करीब 1000 अंकों की रिकवरी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये रिकवरी जो है डोमेस्टिक मार्केट को संभाल नहीं पा रही है। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट का चलना या गिरना अब पहले जैसा नहीं रहा कि सिर्फ ग्लोबल सेटअप में जो कुछ हो रहा है उसी के इंडिकेशंस लेते हुए भारतीय बाजार ट्रेड करेंगे। अब भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स और अपने फैक्टर्स है जिसके दम पर बाजार ट्रेड करने की कोशिश भी करते हैं। और एक और बार ये प्रमाण इस वक्त अगर आप देखें क्रेडिट पॉलिसी एज एंटिसिपेटेड, फ्यूचर्स की तरफ से हम देख रहे हैं 1000 अंकों की रिकवरी है। यूरोपियन मार्केट्स पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन भारतीय बाजार की दिशा जो है इस वक्त तो कमजोर है। चलिए, कमजोर है मार्केट्स, लेकिन इस कमजोरी में भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं। कई सारी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिग बजर्स लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक बताइए, बजिंग ट्रेड्स आज के सत्र में कुछ हैं? मानसी देखिए, अगर हम हेडलाइन इंडेक्स को देखेंगे, अगर निफ्टी को और निफ्टी बैंक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब क्रेडिट पॉलिसी निकल गई, आरबीआई गवर्नर की स्पीच निकल गई, लेकिन उन पे कोई ऐसा असर दिख नहीं रहा है। 300 अंक नीचे निफ्टी है और 125-150 अंक नीचे निफ्टी बैंक 300 नीचे और निफ्टी 125 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन इसके एक्शन का कुछ प्रभाव हम देख रहे हैं कि आज हमारे बजिंग स्टॉक्स उसी से निकल के आए हैं। मुथूट और मणप्पुरम वैसे तो लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं, हालांकि अभी भी थोड़े प्रेशर दिखा रहे हैं। आरबीआई ने दरअसल ये कहा है कि गोल्ड लोन पर ऐसी सख्ती नहीं की जाएगी, कुछ नए नियम लाए जाएंगे लेकिन सख्ती नहीं होगी, तो रिकवरी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे इंट्राडे में, लेकिन अब थोड़े से ऊपर आकर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी आप देखिए मुथूट की जो गिरावट है करीब 6% के आसपास की है। ब्याज दरें घटी है तो माना ये जा रहा है कि थोड़ा लोगों के हाथ में इनकम भी आएगी, क्रेडिट सपोर्ट भी आएगा एनबीएफसीज की तरफ से। एचयूएल, इमामी, नेस्ले, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं खपत बढ़ने की उम्मीद में।
ITI जो कि एक टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली कंपनी है और भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर चुनी गई है। तो आज हम ITI के शेयर में तेजी देख रहे हैं और फार्मा पर टैरिफ लगने का डर है, तो इप्का लैब में, बायोकॉन में, ग्लेनमार्क में आज हम दबाव देख रहे हैं। 3 से 4% के आसपास की कमजोरी है। तो IT के अलावा फार्मा मेटल को शेयर्स हैं जिनका ग्लोबल लिंकेज है, आज भी वहां पर प्रेशर दिख रहा है, कोई वहां पर रिकवरी के संकेत दिख नहीं रहे हैं। चीन पर अमेरिका का टैरिफ बढ़कर हो गया है 104%। तो जो मेटल कंपनीज हैं, JSPL, टाटा स्टील, देखिए JSPL जो है दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्यूम के हिसाब से, मार्केट कैप लिहाज से भी सबसे बड़ी कंपनी है। दोनों के दोनों शेयर में आज फिर से हम गिरावट देख रहे हैं। 3% JSPL नीचे और 2.25% हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील के शेयर में कमजोरी है। तो बजर्स हैं, लेकिन मतलब माहौल नहीं है बाजार में, रंगत गायब है। बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ बाइंग हो रही है और ऐसा कोई एक्साइटिंग आंकड़े निकल के आ नहीं रहे। अब जरा इंडेक्स की बातचीत कर लेते हैं, FNO का सेटअप समझ लेते हैं। कल इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी बाइंग हुई थी, आज कहां पर बाइंग हो रही है और यहां से दिशा क्या होने जा रही है। डिम्पी, छोटा हफ्ता है, अगला हफ्ता और छोटा है और मतलब लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखना चाह रहे हैं, ये भी क्लियर है, क्योंकि ओवरनाइट क्या रिस्क हो जाए बाजार में पता नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है कि आज का सत्र जो बीता है, आपने इसमें नोटिस क्या कौन सी चीज की है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीजें नोटिस की हैं। पहला, एक तो विक्स नोटिस किया जो मैं आपको कल परसों दोनों दिन से नोटिस करा रहा हूं। हमने जब प्रोग्राम का एंड किया था सुबह भी, तब भी यही बात बोली थी कि एक नारा देके जाते हैं कि विक्स को घटाओ और निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर ले आओ। निफ्ट घटा नहीं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर आए नहीं। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। अभी हम 2 बज चुके हैं, लेकिन लास्ट का 1 घंटा इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि आज डेरिवेटिव की एक्सपायरी भी है और ना वीकली बेसिस निफ्टी की। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी के अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। दूसरा, जो मैं दूसरी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, कि ये जो आज जो भी ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही लाइट वॉल्यूम के साथ हो रहा है। चलो मैं आपको एक ओपन इंटरेस्ट वाली चीज़ भी दिखाता हूँ। एक बार निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट भी फायर करना, आपको उसमें ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ मैं। कुल मिला के 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो आएगा वो वैल्यू में आता है, मल्टीप्लाई बाय द करंट वैल्यू, और उसमें आप जो चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो 1% भी नहीं होगा। देख लीजिए सामने 1.4 CR है। तो यहाँ पे चेंज के लिए कम से कम इसमें 1,04,000 होना चाहिए था, लेकिन नंबर कितना 81,000 है। तो 1% का भी ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नहीं हो। ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि लोगों की इच्छा शक्ति, कितने सौदे खुले हुए हैं ये दिखाना और बताना। तो लो ओपन इंटरेस्ट, दूसरा हायर द विक्स, तीसरा अभी बड़े शेयरों की लीडरशिप का भी एब्सेंट होना, ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर इंडिकेट कर रही हैं कि गुड न्यूज़ भी बैड न्यूज़ या साइडवेज में तब्दील हो जाएगी। निफ्टी में क्या कोई लेवल्स खराब हुआ है या फिर ठीक हुआ है, ये जानने की भी आपके मन में कौतूहल चल रहा होगा। तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। निफ्टी ने ना ही कोई लेवल खराब किया, ना ही कोई लेवल ठीक किया। खराब ऐसे नहीं किया क्योंकि 22,250 के आसपास आता तो आज मैं बोलता कि इसने अपने कन्विक्शन को खो रहा है, और अगर ये 22,500 के ऊपर क्लोज कर जाए तो मैं बोलूँगा कन्विक्शन हाई है। तो ना तो 22,500 दिख रहा है, ना 250 दिख रहा है, बिल्कुल मिडल में फंसा है। आप लाइन चेक कर लो, स्ट्रेट लाइन है, पिछले 2-2.5 घंटे से यही हो रहा है। आपको 10-20 पॉइंट भी मार्केट नहीं हिल रहा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 50,200 पे है। ये आज का पहला सपोर्ट, मैंने आपको बताया था कि आज का मार्केट का पहला सपोर्ट 50,200 बनेगा। गए हम 50,000 से भी नीचे हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पर ये 50,200 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो डैमेज काफ़ी हद तक इसका भी कंट्रोल माना जाएगा। फिर फर्क कैसे पड़ेगा सर, कैसे पता लगेगा कि बाजार ठीक हो रहा है? 2-4 दिन में विक्स का टूटना लाजमी है, टूटेगा ही। आप इतनी देर तक, इतने लंबे टाइम तक विक्स को ऊपर नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे वाला सेशन कुछ रिकवरी का सेशन होगा। मंडे छुट्टी है, फिर उसके बाद के सेशन भी रिकवरी के हो सकते हैं। मेरे को फर्स्ट हाफ में मार्केट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बट सेकंड हाफ में दिलचस्पी है क्योंकि मैं बहुत बड़े लेवल पे टैरिफ को डिस्काउंट करके आ रहा हूं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या करना चाहते हो कि आप 104% पे भी टैरिफ लगाओगे? अभी मैंने 2-4 मिनट पहले एक खबर पढ़ी कि चाइना शायद चाहता है कि अब इसको बातचीत करके नेगोशिएट करें। यही तो सब चाहते ही हैं और ये चीज़ होगी भी। तो जो मैं सुबह को बता रहा था कि अगले 10 दिन के बाद आप टैरिफ का नाम नहीं लोगे, कुछ वही होने की तादाद में बदल रहा है। लेकिन मैं आपको नो एग्रेशन नो डिप्रेशन में छोड़ के जाना चाहता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस जगह पर आके कोई बड़ी पोजीशंस लें।
हाई विक्स में हमेशा शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। और एक और चीज़, विक्स जैसे डाउन होगा आपको और मेरे को बोलने की और आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको मार्केट से खुद फील होगा। जो फीलिंग आपकी अपनी होगी ना, वो मेरे बोलने से कहीं ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगी आपको। तो ये सारी बातें मैं अब बताने पे आऊँ, डाटा पे आऊँ, तो फिर हो सकता है आधा पौना घंटा मेरे को ही आप सुनते रह जाएं। इसलिए मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग बैठे हैं स्क्रीन पर, आप उनको सुनिए। उनका नाम है जतिन केडिया, शेर खान सिक्योरिटी से है। उसके बाद है हमारे अमोल अठावले साहब, आप उनको सुनिए। ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आपको नोटिस भी करवाएंगे कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अमोल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 24% लॉन्ग साइड पे एफआईज होल्डिंग, 21 का विक्स और थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप के फ्रंट पे। तो ये बात तो साफ है कि बड़ी पोजीशंस तो नहीं लेनी, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन आप बता पाओगे सर? जी, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आपने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मेरा काम थोड़ा और आसान हो गया ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल जो आपने रेंज बताया था, उसी रेंज के अंदर बाजार ट्रेड होता हुआ दिख के आ रहा है। डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो एक नॉन डायरेक्शनल टेक्सचर मार्केट ने ओपन किया है और एक बड़े वोलेटिलिटी के बाद। तो मुझे लगता है अगर इमीडिएट में हम देखते हैं तो इमीडिएट में 22,200 ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और ऑन द हायर साइड अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो जो एक कल का टॉप था, या फिर हम बोल सकते हैं एक 22,725 के आसपास वो एक टॉप बना था, वो एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। और ऐसा सेटअप बता रहा है, ऐसा इंट्राडे चार्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले कुछ एक या दो ट्रेडिंग सेशन में हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। 22,200 अगर उसके नीचे अगर मार्केट स्लिप होता है तो कहीं ना कहीं वीक सेंटीमेंट और बढ़ने के चांसेस है। उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड होता है तो हम मार्केट को वापस से 21,900 को रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। फिलहाल टेक्सचर जो मार्केट का है वो नॉन डायरेक्शनल है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट्स टेकन। तो नो डायरेक्शन, तो आप इस पे चाहें तो एक स्टैंप लगा सकते हैं वेट एंड वॉच की। आप निफ्टी पे भी वेट एंड वॉच लगा दो। और मेरे को लग रहा है सॉर्ट ऑफ अमोल भाई बैंक निफ्टी पे भी यही स्टांस रखते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी पे भी वेट एंड वॉच की स्टैंप लगाओ। लिखतम और वक्तम काम पूरा होना चाहिए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए। ठीक है जी, अब जतिन के पास चलते हैं और जतिन से करते हैं स्टॉक्स की शुरुआत। क्लोजिंग ट्रेड लेके आइए। जतिन भाई नमस्ते, आपके ट्रेड का इंतजार हो रहा है। बताइए सर, क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे? ध्यान रखिएगा, छुट्टी पे जा रहे हैं, ज़्यादा ओवरलोड मत कर दीजिएगा। डेफिनेटली डिम्पी जी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक ओवरऑल रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड करेगा निफ्टी, तो इसमें एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे। लॉन्ग की तरफ जो आइडिया है वो एफएमसीजी पैक में से कोलगेट पामोलिव में रहेगा। कोलगेट पामोलिव में हमने देखा है कि एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, एक सस्टेन्ड डाउन मूव के साथ अभी ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। कोलपाल स्टॉप लॉस रखना होगा 2460 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2640 के। जो एक सेल साइड का रिकमेंडेशन है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने देखा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन है। पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी निचले स्रोत से थोड़ा पुल बैक दिया है, लेकिन हमें लगता है कहीं न कहीं अभी भी वीकनेस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 2070 का, और नीचे में 1880 के टारगेट रहेंगे। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे। कॉल खरीदारी की और एक कॉल बिकवाली की जतिन गेडिया की तरफ से। दो मात्र सेक्टर जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं वो सेक्टर्स हैं एफएमसीजी और साथ ही ऑटोमोबाइल। इसी सेक्टर से ताल्लुक रखता हुआ एक स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर के से ताल्लुक रखता हुआ कोलगेट पामोलिव 2640 के टारगेट्स। एफएमसीजी में और भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अच्छा एक्शन आज के सत्र में दिखा रहे, जिस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली की रणनीति जतिन की तरफ से आती हुई। अमोल गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? ये आई थिंक दोनों बाय कॉल ही है। ऐसे स्टॉक्स में फाइंड आउट कर रहा था जो सपोर्ट्स लेवल पे है या एक करेक्शन खत्म कर रहे हैं,
या तो फिर ये करेक्शन में स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। उसमें से पहला एक अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 205 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 220 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 199 का। एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक और यहाँ पे भी जो करेक्टिव मूवमेंटम हुआ था इमीडिएटली एक शार्प रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। मुझे लगता है अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो अशोक लेलैंड में जो बाउंस बैक है वो कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू होते हुए आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दूसरा मैं यूनाइटेड स्पिरिट के साथ जाना चाहूंगा 1450 के आसपास है। ये भी पोजिशनल है। पोजिशनली 1550 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है। 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल भी थोड़ा सा लार्जर फॉर्मेशन अगर हम ये स्टॉक में देखते हैं तो एक पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। दूसरा जो मार्केट में करेक्शंस आ रहे थे यहाँ पे स्टॉक में इतने करेक्शन या कट्स दिखे नहीं है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। मुझे लगता है वीकली चार्ट्स का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। चलिए कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले की तरफ से 2 कॉल्स खरीदारी की। अशोक लेलैंड और यूनाइटेड स्पिरिट्स 1550 टारगेट। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2% करीब 2% की मजबूती स्टॉक में आप देख रहे हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड पर भी नजर रखनी चाहिए खरीदारी की राय। कुल मिलाकर 4 कॉल्स इस वक्त हमारे पास है और उसमें से 1 कॉल बिकवाली की गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसके अलावा कोलपाल, साथ ही अशोक लेलैंड और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। जहां जतिन आप फार्मा एफएमसीजी पर अपना पॉजिटिव आउटलुक बता रहे थे, एफएमसीजी के साथ साथ ऑटो सेक्टर पर भी एक टेक आपसे जानना ज़रूर चाहूँगी। वैसे तो ऑटो सेक्टर की रफ्तार आज हम देख रहे हैं तेज़ी के साथ चलती हुई निफ्टी ऑटो इंडेक्स, लेकिन ऑटो एंसलरी पिछले कुछ दिनों से ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अगर आप देखें वॉलेटाइल देखने को मिले हैं और कुछ हद तक मोमेंटम जो पहले हम देखते थे ऑटो सेक्टर में वो मोमेंटम मानो अब नहीं नज़र आता। ऑटो सेक्टर पर या एंसलरी पर अगर कोई पर्टिकुलर पिक है आपकी तरफ से आप बताएं। देखिए, ओवरऑल ऑटो स्पेस में हमें लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा वीकनेस रहेगा। बहुत डीपली ओवरसोल्ड है ये सेक्टर। बहुत ही हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स है जो थोड़े आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आइशर मोटर, टीवीएस मोटर टू व्हीलर स्पेस में से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सम ऑफ दी स्टॉक्स लाइक मारुति, एम&एम अभी भी डाउन साइड में है। तो बहुत ही एक मिक्स्ड व्यू है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जो कोई हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी ऑटो स्पेस में से तो वो टीवीएस मोटर रहेगी। टीवीएस मोटर में हमने देखा है कि जो रिसेंट का फॉल आया था वो ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। 2250 के आसपास उसने संभल लिया डेली लोअर बोलिंगर बैंड पे और वहाँ से कल के ट्रेडिंग सेशन में उसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज दिया, जो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो हमें लगता है कि टीवीएस मोटर्स में करंट स्तरों से भी लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 2600-2650 तक की एक अप-मूव देखने को मिल सकती है। अगर जो कोई लॉन्ग करता है तो 2420 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए लॉन्ग साइड की तरफ। टीवीएस मोटर्स प्रेफर्ड पिक रहेगी। टीवीएस मोटर पर आप भरोसा कर सकते हैं। 2470 के प्राइजेस हैं, 1.25% के आसपास की मजबूती है। लेकिन आज देखिए आरबीआई ने रेट काटे, बावजूद उसके कोई ऐसा बैंकिंग उत्साह आया नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। आरबीआई ने एक और चीज़ कह दी कि ग्रोथ यहाँ से थोड़ी सी घटेगी। हालांकि अगर देखा जाए ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके हिसाब से कोई ज़्यादा कोई डिस्ट्रप्शन नहीं था, बावजूद उसके कोई हम उत्साह नहीं दिख रहे। निफ्टी बैंक 250 नीचे अभी भी आपको दिखेगा। एसबीआई में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। अमोल जी, एसबीआई क्या आपको लगता है कि यहाँ से और प्रेशर इसमें बिल्ड हो सकता है या फिर बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है? क्या आपकी रणनीति से बनती है वो शेयर कीजिए। बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट बोल सकते हैं। आज जरूर फिसला है और पीएसयू इंडेक्स ही आज ओवरऑल काफी करेक्शन में 2-2.5% का करेक्शन है। थोड़ा सा मैं अगर ब्रॉडर पैटर्न देखता हूँ, ब्रॉडर टेक्सचर अगर देखता हूँ तो अभी भी 730 का जो लो है, जो एक पैनिक में लगा था, जो परसों में था, उसको ब्रेक नहीं किया है। दूसरा, अभी भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आज का क्लोजिंग भी शायद लग रहा है कि ऊपर ही आएगा और वीकली पे भी अभी कोई बड़ा डेंट या बड़ा रिवर्सल फॉर्मेशन ट्रिगर हुआ नहीं है। तो मैं इसको करेक्शन करके ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है 730 एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर ये स्टॉक रहता है तो ये वापस से आई थिंक उसका जो प्रीवियस स्टॉप था जो 785 के आसपास था वो रिटेस्ट करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है एक और दिन। रिवर्सल के लिए वेट कर सकते हैं बट बाइंग ऑन डिप्स और
अगर रिवर्सल आता है फॉर्मेशन, तो वहां पे जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जा सकता है। ठीक है, डे लो पर ये शेयर है और इसमें जो गिरावट है करीब करीब वो 3% के आसपास की है। कमजोरी वाला एक और शेयर आप जरा जतिन उस पर राय दीजिए, और वो है आईजीएल का। 170 रुपए के आसपास के भाव हो गए, और कल खबर आई थी कि दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी को लेकर विचार कर रही है, और थोड़ा सीएनजी वाली कंपनीज के लिए वो नेगेटिव भी है। आईजीएल दिल्ली में ऑपरेट करती है कंपनी है। आज आप देखिए, कल भी प्रॉब्लम थी और आज भी शुरुआत ऐसी कोई कमजोर नहीं की थी, लेकिन वहां टिक नहीं पाया और डे लो पर आईजीएल का शेयर कारोबार कर रहा है। कितना और गिरेगा आईजीएल यहां से, कहां तक के डाउन साइड आपको दिख रहे हैं इसमें? देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन हमें देखने मिला था, और आई थिंक अराउंड मोर देन 15% का ओआई भी ऐड हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो जो कहीं ना कहीं एक वीकनेस का साइन है, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। हमें लगता है कि इसमें अभी डाउनसाइड खुल गई है अराउंड 164 से लेके 165 के जोन तक, जहाँ पे उसका प्रीवियस स्विंग लो है। तो हमें लगता है कहीं तकरीबन 8 से 12 रुपए की अभी भी डाउनसाइड पॉसिबल है इन द केस ऑफ आईजीएल। इनके पास ऑलरेडी शॉर्ट है, तो वो 178 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए इन केस ऑफ शॉर्ट्स। लॉन्ग करने की कोई सलाह नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। करने की सलाह नहीं है आईजीएल में। 4 दिन की लगातार गिरावट हो गई है आईजीएल में, और 200 रुपये वाला शेयर अब 170 रुपये के आसपास का रह गया। एमजीएल में भी गिरावट है, उस आईजीएल के मुकाबले प्रतिशत के लिहाज से थोड़ा कम गिरा है, लेकिन ये शेयर भी 1400 से घट के 1250 रुपये का हो गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। लेकिन आज के जो बिग बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत हम फिनिक्स मिल से करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी ने ऑपरेशनल अपडेट शेयर किए Q4 के, और यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन देखें तो यहाँ पे करीबन 3262 करोड़ का आता हुआ नज़र आता है। अगर इसे पिछले साल के Q4 से कंपेयर करें तो यहाँ पे 15% की बढ़त होती हुई नज़र आती है। वैसे तो यहाँ पे ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन अगर शेयर प्राइस देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक देखें तो 5% आज टूट चुका है। साथ ही साथ बाजार पे भी प्रेशर है, तो उसके कारण यहाँ पे और बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम देखें तो फार्मा स्टॉक्स आज काफी फोकस में है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से कहा है कि जो फार्मा सेक्टर है उसके ऊपर टैरिफ वापस आ सकता है। पहले भी बोला था, अभी भी वापस बोल दिया। इसके चलते फार्मा स्टॉक्स काफ़ी दबाव में नजर आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे दो स्टॉक्स देखें तो इप्का लैब और बायोकॉन में देखें तो 4 से 5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। खासकर बायोकॉन की बात करें तो इसके जो फ्यूचर मार्केट में भी देखें तो वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट करीबन 5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वहाँ पे भी काफ़ी तगड़ी शॉर्ट बिल्डअप बनती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। रिएक्शन वाले स्टॉक्स हैं, इसमें आप फार्मास्यूटिकल्स का नाम भी शामिल हो गया। अमूमन इस तरह के मार्केट्स के अंदर ये शामिल नहीं होते हैं, लेकिन खबर ये है कि इनके ऊपर भी टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आज ये अपना असर रेसिप्रोकल दिखा रहे हैं। एनी हाउ, इस बीच आप ब्रेकिंग न्यूज़ नीचे और देख पा रहे होंगे, जो कि डिविडेंड को लेकर है। रिकॉर्ड डिविडेंड दिया गया FY25 में सरकारी कंपनीज को दिया गया डिविडेंड है, ये 1.5 लाख करोड़ है। एक्चुअली में सरकारी कंपनीज में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सरकार ही खुद है, तो इसलिए डिविडेंड ज़्यादा बड़ा सरकार के पास जाएगा। लेकिन एक पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग भी होती है। अगर आप PMS के बिज़नेस को जानते हैं, समझते हैं, तो उसमें कुछ हद तक काफ़ी सारे लोग उस पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग को ऐसा करते हैं, उसमें कुछ डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी रखते हैं। तो एक कुल मिला के अनाउंसमेंट है। दीपम सेक्रेटरी ने इसके अलावा ये भी बोला है कि जो विनिवेश की प्रक्रिया IDBI बैंक की, वो भी काम उस पर जारी है। जब होगा तब होगा, जब आएगा तब रिएक्शन भी आएगा। जब तक काम जारी है तो मीन्स अभी कोई रिएक्शन देने का मतलब नहीं है। तो आपके ऊपर है, आप इसमें कैसे इस खबर को देखते हैं। हमारे लिए रूटीन एक्सरसाइज जैसा है ये। खैर आगे बढ़ें, कुछ शेयर्स और ज़रा चेक करवाते हैं, स्पेशली आज के जो जिनमें डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वही आप रखो। मैं फिर से बताता हूँ, अभी मार्केट अगर कंसोलिडेशन में जा रहा है, हमको और आपको दोनों को नहीं पता कि कंसोलिडेशन कितना लंबा हो सकता है। तो इसलिए शेयर्स ऐसे रखो कि जिनको रख भी लिया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, कंसोलिडेशन में भी शायद पैसा बना जाएंगे। ब्रिटानिया सुबह सुबह मैंने आपको नोटिस करवाया था, अभी 3% ऊपर है, 4% OI एडिशन भी है। एक बार इस पर पता करते हैं। जतिन भाई, एक बार ज़रा चेक करोगे ब्रिटानिया, नए इन्वेस्टर्स को आने की ज़रूरत है या जिन्होंने सुबह ही ले लिया 3% सस्ता अभी वही सिर्फ बने रहे, या 150 रुपये महंगा खरीदा जाए तो कोई दिक्कत नहीं? देखिए, ओवरऑल ब्रिटानिया में हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड पॉसिबल है टिल द लेवल्स ऑफ 5560 5600 तक।
तो तकरीबन करंट स्तरों से और 5% तक की अपसाइड मूव अभी भी है। लेकिन कंसिडरिंग कि ऑलरेडी आज 3% की अपमूव देखने मिली है, तो मैं थोड़ा डिप का राह देखूंगा और फिर ही एंटर करूंगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है तो वो ज़रूर होल्ड करके रखे। ऊपर में 55, 60, 5600 के टारगेट्स हमें आने वाले एक हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे में एक सपोर्ट लेवल जो हमें ध्यान रखना होगा वो है 5230। तो 5230 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए जिनके पास ऑलरेडी है, और जिनको बाय करना है तो थोड़ा डिप की राह देखिए। 5280 के आसपास डिप आए तो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो ब्रिटानिया हाई है, वैसे आप चेक करना है तो इसका पीयर है एक नेस्ले इंडिया, वो भी बकायदा आज डेज हाई पे ही चल रहा होगा। दिखा दो एक बार नेस्ले इंडिया भी। और अगर आप एक दिखाना चाहो तो मैरिको और यूनिलीवर भी ऊपर है, तो इसका मतलब साफ है कि आज एफएमसीजी काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है। और आप सीधा सा मतलब देखो ना, एफएमसीजी चल रहा है, हायर द विक्स है और मार्केट्स के अंदर रेंज का कारोबार है, ये सब कुछ सिंक कर रहा है। ऐसा कोई भी एबनॉर्मल कुछ नहीं हो रहा, बस विक्स थोड़ा सा एबनॉर्मल है। जब तक वो एबनॉर्मलिटी के साथ घटेगा नहीं तब तक बड़ा पैसा लगाना नहीं। ये बॉस मैं आपको बहुत आराम से और सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, बड़ा पैसा तभी डालना जब विक्स को थोड़ा कूल ऑफ होने देना। इतने बड़े विक्स के साथ मैं और आप दोनों नहीं चल पाएंगे, और ये आपको कुर्सी पे बैठने भी नहीं देगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये एफएमसीजी का हीट मैप भी आ गया, आप देख रहे हो। इक्का दुक्का शेयर कुछ दिखेगा तो दिखेगा लाल निशान में, अदरवाइज सभी तेज़ है। ये आपकी स्क्रीन पर है। एक शेयर में को और पता करना है, वो है हुडको का। एक बार जरा 2-2.5% ऊपर है, 200 रुपये प्लस का शेयर है ये। इसका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना एक बार। अमोल सर एक बार जरा ये देखिए, आज प्राइस एक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए बिल्डअप के हिसाब से। अगर आप एफ एंड ओ शीट को चेक करेंगे तो ये हो सकता है थोड़ा और इम्पैक्ट दिखाए कल परसों। डिले इम्पैक्ट आता है ना, तो 2-3 दिन और चलेगा। आपको लगता है हुडको और अच्छा चल सकता है? एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक जो करेक्शन के टाइम में 185 का लो था, और आज में अगर हम देखते तो 211 का टॉप हुआ है। अगर ये वीक में हम वीकली गेन देखते तो स्टॉक में 4% तक के गेन्स होते हुए हमने देखे हैं। तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म तक कर रहा है। आज थोड़ा कंसोलिडेट जरूर हुआ है, बट ये एक रेंज में अटका हुआ है। 215 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये रेंज ब्रेकआउट आ जाता है स्टॉक में, तो बुलिश साइड का जो मोमेंटम है वो हम और बढ़ते हुए देख सकते हैं, जो 230 235 तक भी जा सकता है। ऑन द फ्लिप साइड एक 200 रुपए के आसपास एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स आता है। अगर जब वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। बट अगर मैं इमीडिएट व्यू लेना चाहता हूँ तो 200 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता है, हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इस वक्त बनती हुई हुडको में ऑलमोस्ट 2.25% के गेन्स स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं। मजबूती के साथ ट्रेड्स इस वक्त देखने को मिल रहे। 211 के लेवल्स पर कमजोर बाजार में स्टॉक परफॉर्म करने की कोशिश करता हुआ। इस बीच जहां भी ब्रॉडर मार्केट्स में भी अगर आप प्लेयर्स या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट या पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूटर्स ढूंढने जाएंगे तो सबसे आगे आपको एफएमसीजी से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां ही नजर आएंगी। उसके ठीक साथ साथ कुछ ऑटोमोबाइल ऑटो एंसिलरी कंपनियां भी हैं, और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर करते हुए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट्स एक बार देखने चाहिए। करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमोल एक टेक दीजिएगा, मजबूती है लेकिन 13,212 के लेवल्स पर एग्जिस्टिंग पोजीशन में क्या वॉलेटाइल मार्केट में वॉच लिस्ट में रखना है? जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए? वे में चला है स्टॉक। एक तो करेक्शन में इतना गिरा नहीं है, बाउंस बैक भी आ रहे हैं तो भी स्टॉक इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो एक स्टॉक अपने ही मोमेंटम में, अगर मैं फॉर्मेशन के हिसाब से देखता हूँ तो अभी भी डेली चार्ट्स पे या इंट्राडे चार्ट्स पे स्टॉक ने लोअर टॉप फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। सो थोड़ा सा एक रेंज में अटका हुआ है। डायरेक्शनल मोमेंटम तभी आएगा जब स्टॉक कहीं ना कहीं रेंज के ऊपर या नीचे में कोई एक डायरेक्शनल मूव या ब्रेकआउट दे देगा। तो मुझे लगता है 12,800 आज का डे लो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो सेलिंग प्रेशर शायद हम और बढ़ता हुआ स्टॉक में देख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड 13,400 ये एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा ट्रेडर्स के लिए। अगर 13,400 को स्टॉक ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि ये रेंज से बाहर निकलने के बाद स्टॉक में बुलिश साइड का मोमेंटम और बढ़ सकता है, जो कहीं ना कहीं 13,800 और 14,000 की तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं।
इस पर ये एक टेक्निकल व्यू आपको मिलता है, लेकिन एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग रिसर्च अब आपको बताते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला जब से चला है तब से अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, और इस वॉलेटिलिटी का शिकार लगभग सारे के सारे मार्केट्स हुए हैं। भारतीय बाजार में कम गिरावट, या कह सकते हैं कि अन्य मार्केट्स अगर आप देखेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स देख लीजिए, बाकी सारे डेवलप मार्केट्स भी देख लीजिए, गिरावट भले इतनी बड़ी ना हो लेकिन कंसर्न जरूर देखने को मिले, कमजोरी देखने को जरूर मिल रही है। और आज का सत्र भी इसी का प्रमाण है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है मार्केट की बड़ी सारी इवेंट्स को भी ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, मानो स्वॉलो कर रहा है, भूल जा रहा है। ऐसे में आपके लिए फ़ायदा कैसे देख सकते हैं, इकोनॉमी के लिए फ़ायदा कैसे देख सकते हैं? चीन और अमेरिका में चल रहे टैरिफ वॉर से क्या भारत को कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है? क्या भारत के पास चीन का विकल्प बनने की क्षमता है? इस पर एक खास रिसर्च शरद ने की है। आइए उनसे एक एक कर इसके सारे के सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। शरद, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या अमेरिका और चीन में टैरिफ वॉर का फायदा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट को हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम रखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत को जो है एक टाइप से एडवांटेज मिले। ये चीन का पेन और भारत का गेन, क्या ये सवाल होता है? और ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि भारत को लेकर अमरीकी टैरिफ पर जो है विचार चल रहे हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो हाईएस्ट रेट जो है वो सिर्फ 10% का ही है, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिल सकता है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की भी अगर हम बात करें तो उनका बेस जो है भारत की ओर शिफ्ट कर सकता है, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी होता है उस पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा याद रखिए, अमरीकी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका में ज़रूरी चीज़ के दाम बढ़े। ऑफकोर्स टैरिफ्स लगाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं उनकी प्राइसिंग बढ़ सकती है, तो वो नहीं चाहने वाले हैं। फार्मा पर टैरिफ 10% ही लगा है, इसकी आशंका है कि ये कम भी हो सकती है। ये लेवल जो है हाईएस्ट लेवल्स पे देखने मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा बात है क्योंकि भारत जो है यूएस को एक इम्पॉर्टेंट फार्मा एक्सपोर्ट्स देता है और एक साइजेबल चंक यहाँ से जाता है। चीन के रिश्ते पहले से जो है भारत के साथ खराब है, तो भारत की तरफ जो झुकाव है वो संभव हो सकता है यूएस का, तो एडवांटेज भारत को मिल सकता है। इसके अलावा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो भारत जो है सबसे अच्छा विकल्प देखने मिल सकता है एशियन इकोनॉमीज में, और एशिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत जो है सबसे कम टैरिफ भी लगा है। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, और यहाँ पे भारत को एक एडवांटेज भी मिल सकता है जिस तरह चीन और यूएस के बीच लड़ाई चल रही है टैरिफ स्पेस में। That's quite interesting, शरद। एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन इस स्थिति में, इस सिनेरियो में अगर अमेरिका भारत को प्राथमिकता देता है तो क्या भारत में चीन का विकल्प बनने की क्षमता भी है? कर लेते हैं तो यहाँ पे अमरीकी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ करते हैं, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, मेक्सिको सबसे ज़्यादा है, इसके बाद आता है चीन, 14% आता है, लगभग $463 बिलियन का। भारत की बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं आता, यानी कि बेस कम है, 2.8% ही टोटल इंपोर्ट्स जो है भारत से आता है। आप देख सकते हैं, ये तो यूरोपियन कंपनीज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन भारत का आंकड़ा सिर्फ $91 बिलियन का है इंपोर्ट्स को लेके। अगर हम बात करें यूएस के साथ, तो यहाँ पे जो है गुंजाइश हो सकती है, बेस कम है, तो अगर ऊपर लेवल से अगर कुछ भी बिजनेस कम होती है तो भारत का जो बेस कम है तो उसके कारण एक बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, और ये एक बहुत बड़ा मूव जो है भारत को देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एडवांटेज और पोटेंशियल दोनों ही भारत के फेवर में है। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे, तो यहाँ पे चाइना के साथ क्या कंपैरिजन होता है उस पर नज़र डालते हैं, और हमने जो है बहुत सारे क्राइटेरियाज निकाले हैं जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या ओवरऑल देखा जाता है। तो पैमाना क्या है वो मैं बताता हूँ। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन जो है मजबूत है, लेकिन भारत पीछे नहीं है, इमर्जिंग सेगमेंट में है। अगर बात करें तो आपके स्केल और मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो ऊंचा है पर भारत का कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी एडवांस लेवल पे है, पर यहाँ पे एक डेवलपिंग जो है भारत में देखने मिल रही है। सेक्टर की बोले तो यहाँ पे जो है ड्राइवर्स बहुत सारे हैं, और इम्पोर्ट निर्भरता जो है थोड़ी कम है चीन में। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, खास करके चीन से। तो भारत और चीन का एक रिलेशन भी आपको देखने मिल रहा है। सरकारी सपोर्ट भी जो है भारत जिस तरह एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, PLI स्कीम्स आ रहे हैं, उस पे जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और लेबर कॉस्ट यहाँ पे भारत जो है एडवांटेज में है, यहाँ पे कम लेबर कॉस्ट है, और यहाँ पे एशियाई इकोनॉमीज़ में जो है लेबर कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब कोई डेवलपिंग इकोनॉमीज़ अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करता है। अगर हम बात करें यूएस के इंपोर्ट की चीन के साथ हिस्सेदारी, तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स
ऑलमोस्ट 76% का है, पोर्टेबल कंप्यूटर 78% का है, लिथियम आयन बैटरी 70% का है, और इसके अलावा खिलौने और वीडियो गेम कंसोल, यहाँ पे ये आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे भारत का कुछ देखा, स्मार्टफोन्स देखा, हाल ही में एप्पल में इतने सारे न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं कि भारत को जो है वन ऑफ द मेन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे भारत को स्कोप बन रहा है आगे यूएस को हेल्प करने का और चाइना की इंपोर्ट्स को रिप्लेस करने का। आखिर में मैं बात करूंगा अमेरिका के चीन से 2024 में बड़े क्या इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स थे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग भी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाल 127 बिलियन डॉलर का आंकड़ा आया है, मशीनरी, खिलौने, वीडियो गेम, यहाँ पे देखें तो अलग अलग कैटेगरीज देखने मिले। उसके अलावा प्लास्टिक, फर्नीचर और इत्यादि लोहा के सेगमेंट्स भी देखने मिले हैं। बट नेट यही बताना चाहते हैं हम कि भारत में अगर कैपेसिटी आता है और चाइना +1 स्ट्रैटेजी प्ले आउट होती है तो एक बड़ा कैपेक्स ग्लोबली जो है वो साइकिल शुरू हो सकता है भारत के लिए। और मैं एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी बता देता हूँ आपको, जो प्राइवेट कैपेक्स है, रेटिंग एजेंसी से रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 10 साल के लो पे है। तो सारे चीज़ जो है फैक्टर कर रहे हैं कि एक बड़ा मूव भारत को देखने मिल सकता है और ग्लोबल टैरिफ वॉर में जो है भारत एक मात्र इमर्जिंग विनर भी हो सकता है। ये सारे जो है होप्स और एक्सपेक्टेशंस है और यही हमारी जो है उम्मीद है कि ये हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च और एक तरह से कह सकते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर। अगर मौका मिले तो भारत के पास पूरी की पूरी क्षमता है। इस वक्त अगर आप देखेंगे अमेरिका का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चीन से होता है। ख़ास तौर से अगर आप देखें क्या कुछ नहीं इंपोर्ट करता यूएस चीन से, स्मार्टफोन, पोर्टेबल कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी, खिलौने। और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग की तर्ज पर भी अगर बात करें तो एशिया के बड़ी मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत पर सबसे कम टैरिफ इस वक्त लगा है। सो क्लियरली नज़र बन सकती है यहाँ पर अगर अमेरिका यूएस की तरफ से एक सेंटिमेंट डेवलप होता है। और चाइना में जिस तरह से यूएस और चीन की तनातनी चल रही है, चाइना +1 की थ्योरी वापस से प्ले आउट होती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है। इस पर खास नज़र रहेगी हमारी और वक्त वक्त पर इससे जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स और ज़्यादा बेहतरीन रिसर्च आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। अक्षय भागवत हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि बाजार को इस वक्त वो कैसे देख रहे हैं। मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट है अक्षय, मानो हम इस वक्त क्लोजिंग कॉल्स में बाजार पर बात कर रहे हैं, लेकिन बाजार तो ऑलरेडी ट्रंकेटेड वीक छुट्टी पर चला ही गया है। क्या कहेंगे आप, आपकी नज़र कहाँ है? जी गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रंकेटेड वीक है, पर अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो पिछले जो वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की वो भी एक बहुत ही फ्लैट मोमेंटम लेस निफ्टी थी। पर अगले दिन जैसे बाजार खुला तो हमको टैरिफ जो वॉर का है वो एक हार्श रियलिटी पता चला। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है आज, क्योंकि कल एक हॉलीडे शॉर्टेंड वीक है, कल छुट्टी है, फ्राइडे को खुलेगा बाजार, उसके बाद मंडे को भी छुट्टी है। तो पोजीशंस काफी लाइट है और इतने सारी वोलेटिलिटी के बाद आज लकीली ऑप्शन राइटर्स के लिए फेवर कर रहा है बाजार। ओवरऑल अगर व्यू लेके चलना है मुझे निफ्टी में, तो जब तक 22,000 होल्ड करेगा निफ्टी तो कहीं ना कहीं आप वापस एक बाउंस बैक या पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। तो मैं पॉजिटिव हूँ अभी भी बाजार में। 22,000 का सपोर्ट, जो गैप डाउन करा था लास्ट वीक 22,850 है, वो गैप फिल करने को निफ्टी आ सकता है, ये मेरा मानना है। तो वहां तक मैं तेजी की पोजीशंस तब तक होल्ड करूंगा जब तक निफ्टी 22,850 की अपसाइड ना छुए। ओवरऑल 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सेंटिमेंट्स को देखते हुए कॉशियस अप्रोच ज़रूर रखना होगा। अक्षय, कोई स्टॉक्स देना चाहेंगे आप या फिर इस वक्त मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रख रहे हैं आप? जी देखिए, कहीं ना कहीं एफएमसीजी पैक बहुत स्ट्रांगली आज रिकवर कर रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए मौके ढूंढ रहे हैं तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पे काफी सारे स्टॉक्स में हमने आज इंट्राडे में बढ़त देखी है, डेरिवेटिव्स में लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए देखी है। और यहाँ पे अगर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये मेरा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि इसमें जो है टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से स्टॉक ने रिकवर करा है। एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट हमने देखा है जिसके चलते आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2410 और 2423, ये दो टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके ये टारगेट एरिया बना के बाइंग के पोजीशंस बनाए। स्टॉप लॉस आपको 2302 का बनाना है। तो एक ही ट्रेड रेकमेंड करूंगा एफएमसीजी से HUL। सीजी से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर एफएमसीजी स्पेस जो है, और हो भी क्यों ना एकमात्र
ऑटोमोबाइल में भी हल्का फुल्का एक्शन हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन वर्थवाइल अपॉर्चुनिटीज इस वक्त एफएमसीजी में फिलहाल नजर आ रही है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर चर्चा जारी। निफ्टी करीब 125 नीचे है। पिछले अगर मैं 45 मिनट की बात करूं तो कोई खास एक्शन इंडेक्स के लेवल पर नहीं हुआ है। स्टॉक्स में थोड़ी बहुत चर्निंग हो रही है और उस चर्निंग में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 250 अंक नीचे है, 50,250 का स्तर है। और आज हम देख रहे हैं कि आईटी और इसके अलावा फार्मा, कुछ ऑयल एंड गैस वाले शेयर बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं, चलिए ये जानते हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। बताइए ऑप्शंस में कहां पर आपकी नजर गई है और कहां पर कमाई की उम्मीद है? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल, आज ऑप्शंस पे अगर हम फोकस करें तो कुछ सीमेंट स्पेस में कुछ फर्दर बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है। तो सीमेंट सेक्टर से ही एक स्टॉक अंबुजा सीमेंट यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। ओवरऑल अगर देखें डेली चार्ट स्ट्रक्चर्स पर भी एक इमीडिएट जो स्विंग हाई थे 550 के आसपास थे, वो लेवल्स को चेज करता हुआ स्टॉक आज नजर आया है। साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ दिख रहा है अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम बाइंग अच्छी नजर आ रही है। डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी देखें तो एक अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स जो है पिछले कुछ टाइम फ्रेम से हम देखते हुए आ रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सो अंबुजा सीमेंट का 550 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। इसको स्पॉट किया था हमने करीब 14 के आसपास में, अभी प्रीमियम 14-15 के अराउंड ही चल रहा है। तो यहाँ पर एक बार बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 9 का रहेगा, अपसाइड टारगेट 22 तक देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका लॉट साइज 900 का है। तो मैक्सिमम लॉस 4500 होने की संभावना है, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 7200 तक देखने को मिल सकता है। अंबुजा सीमेंट आज देखेंगे अगर आप इसके चार्ट को तो आधा जो दिन है वो लाल निशान में बिताया, उसके बाद अच्छे से रफ्तार पकड़े। और वैसे भी जो सीमेंट वाले शेयर हैं वहां पर कोई ऐसा डिसरप्शन दिखा नहीं है, ट्रेड वॉर वगैरह से ये बिल्कुल घबराहट कोई नहीं आई है। आप अंबुजा देखिए, एसीसी देखिए या फिर दिग्गज अल्ट्राटेक देख लीजिए, इन्होंने महीने भर में करीब 8 से 10% पैसे कमा के दिए हैं। और ये सेम कॉल अंबुजा सीमेंट की 12:30 बजे में भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी यही कॉल रिकमेंड की थी। 14 रुपये का फिलहाल भाव इसका है और लक्ष्य 22 का, स्टॉप लॉस 9 रुपये का, अधिकतम मुनाफा 7200 का, अधिकतम नुकसान 4500 रुपये का आपको लगा के चलना है। ये प्रति लॉट के कैलकुलेशन से सचिन जी की तरफ से। सचिन जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और अच्छे स्टॉक्स खोजते हैं। अक्षय भागवत भी हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल से। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार जरा कोलगेट चेक करके बताइए अक्षय जी। मुझे ऐसे पर्सनली पसंद है शेयर, ये मैं बता भी देता हूं। आप जरा इसका चार्ट चेक करके बताइए कितना मोमेंटम आप और देख रहे हैं शेयर में। जी अभिषेक जी, बिल्कुल आज एफएमसीजी क्षेत्र जो है काफी स्ट्रांगली पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट आज आपके शो पे एचयूएल अभी मैंने कुछ मिनटों पहले रिकमेंड करा है बाइंग के लिए। तो कोलगेट का भी जो प्राइस पैटर्न अगर आप देखें तो एक पॉसिबल बॉटम बना के रिवर्सल करने की कोशिश में है। गए 3 हफ्तों का जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो हाई पॉइंट था, उसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली कर चुका है 2425 पे। तो ये एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके चलते आप बाय करके 2670 ये टारगेट एरिया एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो होल्ड या बाय की सलाह रहेगी। कोलगेट पामोलिव पे 2400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस है कोलगेट के लिए। 2500 रुपए के आसपास का भाव है, डे हाई के आसपास ही है, करीब 3.25% के आसपास की तेजी। इस बीच हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी गर्मियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, माहौल गर्म है। और पावर वाले शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि आज उतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन बाइंग हो रही है। पावर ग्रिड हो गया, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ये तमाम शेयर, टॉरेंट पावर, ये शेयर मजबूती दिखा रहे हैं। जतिन जी, पावर वाली थीम हालांकि 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें एक्शन बना हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक मौके अच्छे बने हैं लोगों के पास और अभी हो सकता है कि 2-3 महीने और ये थीम चले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई इम्पैक्ट भी नहीं आना इस पर ट्रेड वॉर का। आप जरा बताइए कि आपको कौन सा शेयर पसंद है? पावर स्पेस में से हमें 2 जो स्टॉक पसंद है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ग्रिड है। तो पावर ग्रिड में हमने देखा है कि एक रेंज में फंसा हुआ है 280 से लेकर 300 की रेंज में। हमें लगता है कहीं ना कहीं इसका जो ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है।
आज उसने एक अटेम्प्ट लिया था अराउंड 300 के आसपास, लेकिन वो अटेम्प्ट थोड़ा फेल हो गया, लेकिन नॉनदलेस ये जो कंसोलिडेशन रेंज है अभी भी रेंज के अंदर ही है। हमें लगता है कि थोड़े दिन कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, लेकिन इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो पावर ग्रिड एक अच्छा स्टॉक है पावर स्पेस में से, ये जो थीम है वो प्ले करने के लिए। कोई खास बड़ा बदलाव तो हो नहीं रहा है इसके अंदर, और फिर बड़े शेयर्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास तो यही प्रॉब्लम है कि पूछूं तो पूछूं क्या। कल की छुट्टी है, आज मार्केट का मूव नहीं है, विक्स बढ़ा हुआ है। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी विक्स की है। मैं तो सुबह से इसको कोस रहा हूँ, शायद 10वीं 12वीं बार बोलाऊँगा मैंने विक्स के बारे में। तो विक्स जब तक नीचे नहीं आएगा बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। छोटे फैसले लेने का कोई मतलब नहीं है इस समय, क्योंकि आप ऑलरेडी माल लेके बैठे हो किसी न किसी रूप में। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ शेयर्स छांट के लाएं। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने प्रोड्यूसर से, हमारे 1-2 रिपोर्टर्स को जोड़ो, ताकि थोड़ी इंपॉर्टेंट और खबरें जो मार्केट्स के अंदर चल रही है वो लेके आई जा सकें। ये सारी चीज़ें भी रखी जाएँ सामने। जब बात छिड़ गई है तो फिर देखिए हमारे प्रोड्यूसर्स कितने स्मार्ट हैं। जैसे मैंने बोला तुरंत उन्होंने एक रिपोर्टर्स के साथ संपर्क जोड़ा है, और आपके लिए एक खबर भी आ गई है। सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे अगले 3 महीने में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जब एक खबर रेलवे से जुड़ी हुई है तो समीर दीक्षित ही आपको दिखेंगे ये खबर बताने के लिए। समीर भाई नमस्ते, बताइए पूरी खबर। रेलवे अपने ट्रेन ऑपरेशंस में ज़बरदस्त विस्तार करने की योजना बना रही है। सूत्रों की माने तो अगले 3 महीने के भीतर 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 1 दर्जन 10 से 12 नई वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर उतारा जा सकता है, जिसकी लगभग तैयारी रेलवे मंत्रालय की तरफ से कर ली गई है। रूट कौन से होंगे इनका अंतिम फैसला भले ही पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से हो, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो प्रमुख राज्य हैं, मसलन राजस्थान, जो चुनावी राज्य है बिहार, यहाँ तक कि बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई, ऐसे जगहों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। एक वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर के लिए और एक वंदे भारत ट्रेन नॉर्थ ईस्ट के लिए चलाने की भी योजना है। तो ये कुछ प्रमुख रूट है जिन पे वंदे भारत ट्रेन रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। इस एक कदम के जरिए रेलवे के कई हित या कई लक्ष्य साधने की कोशिश है। सबसे पहली बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन को ज़्यादा रोल आउट करने से सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी के लक्ष्य को वो पूरा कर पाएंगे। दूसरा, मॉडर्नाइज्ड ट्रेन के जरिए चूँकि कई ट्रैक को अपग्रेड किया है रेलवे ने, अभी पिछले 4 से 5 सालों में 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, तो उसमें वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है, तो वहाँ पर ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाना चाहती है। और तीसरी बात यह है कि इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए फ़ायदा IRCTC को भी होगा, क्योंकि उसके रेवेन्यू में इजाफा होगा। और एक और अहम बात कि इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए रेलवे अपने राजनीतिक हित भी साध सकती है। तो इन तमाम फायदों को देखते हुए अगले 3 महीने के भीतर देश के अहम रूट पे तकरीबन 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना रेलवे मंत्रालय की। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी हमको देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। खबर तो खैर मैंने आपको बता ही दी है। मैक्स हेल्थ केयर की आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। एक बार जतिन आप इसको चेक करेंगे, मैक्स हेल्थ केयर को आज क्लोज तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। यस डेफिनेटली, जो मैक्स हेल्थ का जो शेयर है, अगर जो पैटर्न वाइज देखो तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट अराउंड 1150 के ऊपर जो आ जाता है तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। लेकिन नॉनदलेस जो पुल बैक आया है एक शार्प रन अप के बाद, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कोई सजेशन दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अपसाइड की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। तो 1200 रुपए तक की अपसाइड हमें दिख रही है ये स्टॉक में। करंट स्तरों से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए। जो स्टॉप लॉस अगर जो करंट लेवल्स पे कोई लेता है तो 1090 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, और ऊपर में 1200 रुपए के टारगेट रहेंगे। ठीक है, मैक्स हेल्थ केयर पे भी मैंने पूछ लिया। एक शेयर और पता कर लेता हूँ, ये अक्षय पी भागवत से बातचीत होगी। अक्षय सर पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे इस कार्यक्रम में। एक शॉर्ट का ट्रेड भी जानना चाहता हूँ, सब कुछ लॉन्ग ही लॉन्ग नहीं। बायोकॉन की आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही है, हालांकि खबर तो मार्केट में है ही कि इनके ऊपर टैरिफ बढ़ सकता है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी क्या वीक है कि ज़्यादा? एक बार ज़रा ये भी चेक करोगे सर आप? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो बायोकॉन का अगर प्राइस स्ट्रक्चर आप गए जुलाई के महीने से देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन
290 के आसपास है। स्टॉक एक रेंज में चलता है, 290 पे बार बार ये उछलने का टेंडेंसी रखता है और जब भी उछलता है तो 375 तक ये उछलने का ट्रेंड इसका गए 3 से 4 महीने से चालू है। तो कंसोलिडेटिव रेंज है, सपोर्ट के लोअर एंड जो 297 उसके आसपास आ रहे हैं, तो थोड़ी सी जो है वो रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगी क्योंकि हम सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं और सपोर्ट अभी तक ब्रीच नहीं कर रहा है। तो फिलहाल बायोकॉन में शॉर्ट अवॉइड करे ट्रेडिंग के माध्यम से, ये मेरी राय रहेगी। बायोकॉन में ये राय मिल रही है हमें इस वक्त अक्षय भागवत से। लेकिन जहां हम कमज़ोरी की बात कर रहे हैं, कमज़ोरी बाज़ार में सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हावी आईटी सेक्टर में हो रही है। इसके ठीक साथ साथ मेटल, एनर्जी, फार्मा, ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5% कमज़ोर आपको दिखेगा ये इंडेक्स, लेकिन पॉइंट वाइज अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 800 अंकों की कमज़ोरी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। टैरिफ वॉर, मंदी की आशंका से आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं टूट रहे हैं। छोटी मझौली कंपनियां भी आईटी की टूट रही है। नतीजों से शुरुआत, टीसीएस के नतीजों से इनफैक्ट शुरुआत होने वाली है क्वार्टरली अर्निंग्स की। नंबर्स कल आने वाले, उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं टीसीएस के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट है। जतिन, आईटी में वैसे तो ग्लोबल कनेक्टिंग सेक्टर है, तो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं गिरावट, कमजोरी, कंसर्न्स, चैलेंजेस हैं, लेकिन नतीजों से ठीक पहले टीसीएस और साथ ही अन्य आईटी काउंटर्स पर क्या डाउनसाइड फर्दर विजिबल नजर आती है? देखिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर में जो गिरावट आई है उसके बाद हमने पिछले 2 दिनों में जो पुल बैक देखा है वो महज एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक हो सकता है। हमें लगता है कि डेफिनेटली रिजल्ट्स जो कल टीसीएस के आने वाले हैं उसका फ्राइडे को इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें टेक्निकली नजर आ रहा है वो अभी भी ये काउंटर ट्रेंड पुल बैक के तौर पे ही हम लोग ले रहे हैं। अगर जो फ्राइडे को अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा तो हम लोग कंक्लूड करेंगे कि शायद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई रिजल्ट्स के पहले कोई पोजीशन लेने की सलाह नहीं रहेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा व्यू जो है वो नेगेटिव है इन आईटी स्टॉक्स। नेगेटिव ही आईटी सेक्टर पर ही, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं जो कि आईटी सेक्टर को परेशान कर रही हैं। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं और टाइटन पर एक फोकस होना चाहिए। 1.5 से 2% की मजबूती कमज़ोर बाजार में भी टाइटन के स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों टाइटन के बिजनेस अपडेट्स भी आए और अपडेट्स अच्छे खासे थे और उसके ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अक्षय, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ टाइटन ही नहीं, ज्वेलरी काउंटर्स के साथ गोल्ड फाइनेंसिंग शेयरों पर भी नज़र होनी चाहिए। वैसे मुथूट मनप्पुरम आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, रिकवरी देखने की या कोशिश ज़रूर की सुधरने की, लेकिन इस वक्त एट दिस मोमेंट जहां हम बात कर रहे हैं मुथूट और मनप्पुरम में बिकवाली का दबाव नज़र आएगा। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया कि गोल्ड लोन पर सख्ती की बात नहीं है और इसके ठीक बाद इम्पैक्ट या कह सकते हैं कि सुधार देखने को मिला था। टाइटन तो पॉजिटिव है ही, इसके गोल्ड फाइनेंसिंग पर भी अगर कोई टेक बनता है तो टाइटन की बात करें तो यहाँ पे उम्मीदें काफी है, क्योंकि अगर आप गए 4 से 5 हफ्ते का प्राइस एक्शन देखें तो 3000 का जो स्तर है टाइटन बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है। बार बार आपको ये 3000 3025 के स्तर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बस अभी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की दूरी है, क्योंकि हल्का सा रेजिस्टेंस 3235 ये एरिया में बार बार बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये 3235 का ब्रेकआउट होगा, जिस तरीके का सेटअप है, मुझे तो लग रहा है कि ब्रेकआउट जल्दी आपको दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप होगा स्टॉक में, जिसके चलते 3400 या 3500 के आप अपसाइड के प्रोजेक्शन बना सकते हैं टाइटन में। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है टाइटन में, और ये व्यू होल्ड करूंगा मैं जब तक ये 3000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की बात करें तो आज बिल्कुल आरबीआई पॉलिसी के बाद काफी नेगेटिव रिएक्शन हमने मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस में देखा हुआ है। तो फिलहाल एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो एक स्टेबिलिटी आने की बहुत जरूरत है। तो वेट एंड वॉच करे, कोई बाइंग की पोजीशंस फिलहाल तो ना बनाए, ये मेरी राय रहेगी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में। तो से फिलहाल दूर रहना है, वेट एंड वॉच
की राय, लेकिन टाइटन में अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के चलते स्टॉक में रिएक्शन पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, लेकिन जतिन केडिया से विदा लेंगे। जतिन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। एक दिन की छुट्टी एंजॉय कीजिए। वैसे तो आने वाला हफ्ता भी काफ़ी ट्रंकेटेड है, सोमवार और शुक्रवार के दिन की छुट्टी भी तो ऑलमोस्ट वीकेंड मोड ही कह सकते हैं। एंजॉय द वीकेंड और साथ ही वापस शुक्रवार एक सेशन वापस लौटेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू जतिन। एक छोटे से में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। पिछले अगर आप 1 घंटे की तस्वीर देखेंगे तो कोई एक्शन आपको दिखेगा नहीं, वही आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन भी दिखा रही है, फ्लैट लाइन है पिछले 1.5 से 2 घंटे के आसपास की। 22,400 के आसपास का निफ्टी है, 150 अंकों के आसपास तक की गिरावट है। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 300 अंकों के आसपास की। 3 बज गए हैं और हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं खास सेगमेंट लेकर, मार्केट एट 3। आनंद, बताइए क्या हुआ है बाजार में आज और मेजर हाइलाइट्स क्या हैं आज की? जी हाँ, शुरुआत करते हैं टाटा स्टील से, जहां पर कंपनी ने नीदरलैंड्स में नौकरियों में कटौती करने का फैसला लिया है। और ऐसा 5वीं बार हो रहा है जब कंपनी ने नौकरियों में कटौती करने का फैसला लिया है, जिसके चलते शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। बात करें शिल्पा मेडिकेयर की, तो कंपनी की नई दवा को यूएस FDA से मंजूरी मिली है और ये जो दवा है वो धूम्रपान से छुटकारा दिलाने में इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। IDBI बैंक की बात करें तो दीपम सचिव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश पर लगातार काम कर रही है, जिसके चलते शेयर में करीब करीब 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। LT फूड्स की बात करें तो कंपनी की सब्सिडियरी को हाई कोर्ट के आदेश के बाद 265 करोड़ मिले हैं, वो भी ओरिएंटल इंश्योरेंस से 265 करोड़ मिले हैं। और ये जो पैसे उन्हें मिले हैं वो बैंक गारंटी के बदले मिले हैं, जिसके चलते शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें गुजरात गैस की, तो गुजरात गैस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 475 रुपये का। साथ साथ ये भी कहा है कि लंबी अवधि में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो मजबूत बनी रहने की पूरी उम्मीद है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। गुजरात गैस पर रिपोर्ट तो अच्छी थी लेकिन शेयर कुछ खास चला नहीं। वैसे बाकी अगर आप गैस वाले शेयर को देखें तो वो कमज़ोर हैं, IGL MGL कमज़ोर हैं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर प्रदर्शन आपको दिखेगा गुजरात गैस का। 475 रुपये का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। फिलहाल 400 रुपये के आसपास के प्राइसेस के हैं, 403 रुपये का भाव है। लेकिन IDBI बैंक पर जरा फिर से एक बार व्यू ले लेते हैं। देखिए ये ना कोई नई चीज़ नहीं आई है कि नहीं उस पर विनिवेश को लेकर काम चल रहा है। स्ट्रेटजिक स्टेक सेल करना है सरकार को, काफ़ी टाइम से ये ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और फिर से दीपक सचिव का उस पर बयान आ गया। अब ये बयान आया, शेयर 3% ऊपर आ गया। कोई नई चीज़ नहीं है ये आएंगे इस तरह से। अगर पूछा जाए दीपक सचिव से तो क्या बयान देंगे, वो यही कह देंगे कि हाँ चल रहा है काम। IDBI बैंक पर जरा व्यू लेते हैं अक्षय जी। 80 रुपये का भाव और काफ़ी समय से हमने IDBI बैंक को एक रेंज में ही देखा है। आपका ओपिनियन क्या है इस शेयर को लेकर? जी, काफी समय बिताया IDBI बैंक ने रेंज के दायरे में। तो देखिए, ट्रेड सेटअप तो न्यूट्रल है क्योंकि रेंज का दायरा है। ब्रेकआउट अगर आप टेक्निकली इसको टाइम करना चाहे तो एक ब्रेकआउट की काफी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको पॉजिटिवली रीड करें तो 70 का जो सपोर्ट जोन है उसको काफी हफ्तों से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। बस ब्रेकआउट की देरी है और ब्रेकआउट का पॉइंट है आपका 82 का। तो 82 की ब्रेकआउट की वेट करें क्योंकि फिलहाल एक न्यूट्रल सेटअप है। अगर 82 सक्सेसफुली ब्रेक करता है स्टॉक तो आप 95 तक इसमें एक पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो एक कंडीशनल बाय बना के चले, 82 प्लस के ब्रेकआउट पे बाइंग की पार्टिसिपेशन करे IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक में कंडीशनल बाय आपके लिए है, बढ़िया है। जियो फाइनेंशियल में हमने कल अच्छी तेजी देखी थी अक्षय जी, और हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत बिजनेस आ गया हो जियो फाइनेंस में, आगे उम्मीदों पर है। हाँ, कंपनी ने कई सारे फैसले लिए हैं, टाई अप्स किए हैं, इसके चलते उत्साह बना। आज गिरावट आ गई, आज मतलब वो कल के जो मूव थी वो सस्टेन कर नहीं पाई। जियो फाइनेंस में आपके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, मुझे तो लगता है कि
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जियो फाइनेंस के लिए। ये आईपीओ के लिस्टिंग के बाद हमने इसके लो पॉइंट से बार बार ये जोन से रिकवरी देखे हैं, और अभी 220 का जो स्तर है वहां पे मोर और लेस स्टॉक न्यूट्रल है, पर यहाँ से डाउनसाइड कहीं ना कहीं ज्यादा होगा नहीं, डाउनसाइड कैप रहेगा, ये मेरा मानना है। और ओवरऑल अगर आप देखें एनएससी के लास्ट कुछ हफ्ते पहले इंक्लूजन भी हुआ इसका इंडेक्स में, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो तो ये स्टॉक जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो मैं एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ जियो फाइनेंस में। शॉर्ट टर्म में 235 एक रेजिस्टेंस बैरियर है, वो छू सकता है, उसके बाद मोमेंटम पिकअप होगा जिसके चलते 250 260 का मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो बने रहने की सलाह है जियो फाइनेंस में, 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक 133 पॉइंट की बढ़त गिरावट के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में तो करीब 276 पॉइंट की गिरावट है। कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार के अंदर कोई खास बड़ा चेंजेस हो नहीं रहा जो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शंस वाले थोड़ा सा तर्क रहना, क्योंकि ऑप्शंस डिप्लीशन होगा, या तो फिर आप लंबी कॉल्स लो, जैसे आप बैंक निफ्टी की कॉल्स लेके बैठो आप, जो कि 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो छुट्टी आ भी जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और 50,000 से नीचे की स्ट्राइक मत लेना और ऊपर से 50-800 के ऊपर की स्ट्राइक मत लेना। कोशिश करना कि एट द मनी लेना, नहीं तो प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से गलेंगे, डिप्लीशन होगा, और यही कंसोलिडेशन अगर 2 दिन भी और चल गया तो। एक और है, अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो 22,400 के आसपास चल रहे हैं, तो 22,500 की कॉल लेना या तो 22,300 की कॉल लेना। इसके ऊपर नीचे की कॉल्स लेना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वजह कंसोलिडेशन बड़ा हो सकता है। कंसोलिडेशन निफ्टी को 300 पॉइंट में भी बांध सकता है, क्योंकि ये 500 से रेजिस्टेंस शुरू है, 500 फिर 650 और 800, ये 3 रेजिस्टेंस के लेवल्स है, और सपोर्ट के लेवल हैं 22,300, 22,000 और 21,800, ऐसे 3 सपोर्ट के लेवल है। तो नीचे मत जाना ज़्यादा, ना ही ऊपर जाना, स्ट्राइक लेना एट द मनी, सेम विद निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी, जो आपको लेना हो। और निफ्टी के स्ट्राइक ले रहे हो तो कम से कम 17 अप्रैल वाली और उसके बाद फिर 24 अप्रैल वाली लेना, ठीक है। और बैंक निफ्टी की तो एक ही हो गई, अब तो पहले 2 हुआ करती थी, 2 या 4। एक दो चीज़ें और जो नोटिस हो रही थोड़ा सा, वो है विक्स। एक बार वापस से विक्स दिखाओ, एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाओ एक बार ना, स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाना, सुबह से देखी नहीं है ये, इस समय का मार्केट कैसे चल रहा है। और साथ ही एक और चीज़ भी दिखाना, मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी दिखाओ, उसका इंडेक्स भी दिखाना एक बार, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। हाँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशो, ये जो 75 शेयर अभी आपको दिख रहे हैं डिक्लाइन से अंदर आपको दिख रहे होंगे, करीब 124 शेयर। इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इस 75 में से भी लॉन्ग कितने हैं ये और बता देता हूँ। 68 लॉन्ग है, ठीक है। तो कवरिंग के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 शेयरों के अंदर कवरिंग आ रही है, 68 शेयर लॉन्ग है। तो इस 75 में से करीब ये 68 शेयर जो है ये ठीक है। मिस्टर जैन भी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गए, अभी मैं उनसे बातचीत करता हूँ। अभी आ रहा हूँ मिस्टर जैन आपके पास। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक चीज़ और नोटिस करवानी है, एडवांस डिक्लाइन के रेशो के बाद दिखाना स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स, यस ये रहा। तो यहाँ पे परसेंटेज में इसमें भी रिकवरी आई है, लेकिन ये भी कन्वर्ट नहीं हुआ है हरे निशान में। स्मॉल कैप का भी दिखाओ एक बार ज़रा, ठीक है, डन। मिस्टर जैन पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नीलेश आप ज़रा बताइएगा आपका रीडिंग क्या है पहले तो मार्केट्स पे, क्योंकि छुट्टी है कल की, फिर मंडे की भी छुट्टी रहेगी, तो अगले 5 दिन में एक सेशन है ट्रेडिंग का, तो बाज़ार में जो माल ले रखा है होल्ड करें, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर हम मार्केट की ओवरऑल रिकवरी की बात करें, जो कल के सेशन में हमें देखने को मिली थी वो आज फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। और आज इंडिया वीक्स यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि 5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मंडे के दिन हमने ऑलमोस्ट 66% का उछाल देखा था, तो कोई खासा कूल ऑफ यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। ऐसे मार्केट में जहां पे विक्स एलिवेटेड लेवल पर है, आपको एक कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक लेग ऑन द लोअर साइड देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन है, तो एक बार के लिए काट लेनी चाहिए। और जिस हिसाब से मल्टीपल हॉलीडेज लाइंड अप है अगले 1 सप्ताह में, तो बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनाई हुई है तो उसमें एक बार के लिए बने, लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए काट के जाना चाहिए।
इंडेक्स पर अगर है तो उसे काट के जाने की राय इस वक्त बनती हुई। वॉलेटाइल ऑलरेडी मार्केट है और आने वाले दिनों में कई सारी छुट्टियां हैं, मार्केट हॉलीडेज भी हैं। सो इस वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कॉशियस रहना बेहद ज़रूरी है, ये कहना है नीलेश जैन का। नीलेश, एक और स्पेस है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स। कच्चे तेल की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, घरेलू बाजार हो चाहे ब्रेंट क्रूड हो, $60-61 के आसपास नियरली 4% गिरता हुआ दिख चुका है। और कंसर्न्स जो ग्लोबल मार्केट्स हैं लगातार वो एनर्जी पैक में, कमोडिटीज़ में, पर्टिकुलरली नॉन एग्री कमोडिटी में, बुलियन मार्केट हो चाहे फिर एनर्जी हो, नेचुरल गैस, क्रूड, इन तमाम स्पेसिस पर पड़ रही है। इसका असर पॉजिटिव HPCL, BPCL, IOC, ONGC और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग पर भी नज़र होनी चाहिए। MRPL, चेन्नई पेट्रो मजबूती के साथ कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल मानसी, देखिए OMC स्टॉक्स टेक्निकली थोड़े से बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं और जिसका कारण आपने अभी ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि क्रूड ऑयल में एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिली है आज फिलहाल में। तो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो है वो OMC स्टॉक्स हैं। अब विद इन OMC पैक जो स्टॉक एक प्रिफर्ड लिस्ट में टॉप पर आ रहा है वो है HPCL का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और जिस हिसाब से आज के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से एक फॉलोअप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 390 to 400, 390 से 400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 367 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर HPCL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा BPCL, IOC इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी थोड़ा मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स बेटर प्लेस्ड हैं और एक टेक्निकल नज़रिया नीलेश की तरफ से हमें मिलता हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं IT सेक्टर के। अभी थोड़ी देर पहले IT सेक्टर पर टेक्निकल आउटलुक हमने हमारे एक्सपर्ट से लिया, लेकिन IT पर टैरिफ वॉर की मार को देखते हुए IT सेक्टर के दिग्गज कंपनी TCS के Q4 नतीजों पर सभी की नज़र रहेगी। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत ही IT मेजर TCS से होने वाली है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, सटीक अनुमान लेकर हमारे सहयोगी अंश भिलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए। बिल्कुल, TCS में यहाँ पे हल्की नरमी, थोड़ा सा मॉडेस्ट ग्रोथ दिख सकता है। अगर डॉलर टर्म्स में स्पेशली बात करें तो रेवेन्यू $7,489 मिलियन का हो सकता है, यानी 0.7% की गिरावट दिख सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसका मेन रीजन है BSNL डील का कम कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ जो ये 4th तिमाही है उसमें कम वर्किंग डेज है, इसके चलते इसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर सेम को हम रुपी टर्म्स में देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू अनुमान कुछ 1.4% बढ़ने का किया जा रहा है, जिसके चलते 64,856 करोड़ आ सकता है। एबिट की बात करें तो यहाँ पे 16,123 करोड़ रहने की उम्मीद की जा सकती है, 3% की बढ़त दिख सकती है। मार्जिन में भी बात करें तो 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24.9% तक पहुंचने की संभावना है, जो कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और BSNL डील के कम कंट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी 2.2% की ग्रोथ दिख सकती है, जिसके चलते यहाँ पे आंकड़े सीधे 12,650 करोड़ के होते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा 5 और ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर रहेगी। पहला, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट की टिप्पणी। दूसरा, डील्स विंस की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तीसरा, हेड काउंट और एट्रिशन ट्रेंड्स। चौथा, जेन AI इनिशिएटिव। और पांचवा, US और यूरोप मार्केट के ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि ये दो रीजन से लगभग 80% इनकम आता है टोटल रेवेन्यू का। शुक्रिया ये सारी की सारी अपडेट्स हमें बताने के लिए। TCS के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा और उसके बाद IT के सेंटिमेंट्स पर भी फोकस रहेगा। फिलहाल तो सेंटिमेंट्स IT सेक्टर के लिए काफ़ी गड़बड़ाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं नतीजों की शुरुआत के साथ साथ किस तरह यहाँ पर डेवलप होती है बातचीत IT सेक्टर के लिए, सेंटिमेंट IT सेक्टर के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स IT के ठीक बाद नीलेश कह सकते हैं कि सेकंड सेक्टर जहाँ नतीजों की शुरुआत हो जाएगी एक एक कराना, वो बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं। अब आज के सत्र में ही जिस तरह RBI की क्रेडिट पॉलिसी आई, उसके बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स को रिएक्ट ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि मार्केट का माहौल ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बड़ा वियर्ड सा, बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला और उसी के चलते लगभग सारे बैंक्स फाइनेंशियल्स, हाउसिंग फाइनेंस, हर तरफ बिकवाली रही। लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स अगर आप देखेंगे, HDFC बैंक, RBL बैंक, लार्जर बैंक्स और स्मॉलर बैंक्स के अपडेट्स तो ठीक ठाक हैं। आपकी राय बैंक्स फाइनेंशियल्स पर थोड़ी लंबी पोजिशनल बेसिस पर अगर देखें तो क्या रहेगी? बिल्कुल मानसी, देखिए पोजिशनल लिहाज से तो अभी भी बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। नो डाउट आज जिस प्रकार का एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था वो नहीं देखने को मिला।
और मोर और लेस जो 25 बेसिस पॉइंट कट था वो मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका था और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे। बट फिलहाल इन लेवलों से थोड़ा सा पोजिशन लिहाज से देखे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहाँ पे कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड एक फिर से अनदर लेग ऑन द लोअर अपर साइड हमें देखने को मिल सकती है। तो मोमेंटम शायद देखने को ना मिले बट एक ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक एक प्रेफर्ड बेट होगी विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जिस हिसाब से आज एक शार्प डिक्लाइन हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिला है, तो अगर एसबीआई हमें 730 या 725 के रेंज में मिलता है तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल हो जाएंगे एसबीआई को लॉन्ग करने के लिए। बट इन लेवलों पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक में गिरावट पर ही खरीदारी करने की सलाह होगी। पर ही खरीदारी की राय इस वक्त बनती हुई, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पोजीशंस प्लेस की हैं उसे बनाकर बचाकर रखने की राय भी मिलती हुई। गिरावट पर खरीदारी एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स पर। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं के आसपास का समय हो गया है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल रेंज में, ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स मूव ही नहीं कर रहा है। 22,400 का 22,400 पिछले 1.5 घंटे से देख रहे हैं, कोई उसमें चेंजेस हो नहीं रहे हैं। आगे इवेंट्स हैं, अब देखिए अब पूरा का पूरा जो फोकस होगा ना, ये ट्रेड वॉर वाली चिंता बनी रहेगी जब तक अमेरिका की तरफ से या फिर जब तक चीन की तरफ से उनके टोन में, उनके एक्शंस में नरमी के संकेत नहीं आते हैं, तब तक ये शायद एस्केलेशंस बने रहेंगे। फिर आपको नेविगेट करना पड़ेगा इन तमाम सिचुएशन के बीच से और ये Q4 नतीजों की शुरुआत भी हो जाएगी कल से। कल टीसीएस के नंबर आएंगे, लेकिन कल तो बाजार बंद है। अच्छा नीलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको घूमने फिरने का शौक है? बिल्कुल अभिषेक जी, काफी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको घूमने फिरने का शौक है। हालांकि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं फिलहाल इस बार कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, बट यस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, मौके का फायदा उठाने वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोगों ने प्लान कर भी लिया होगा। एक बार जो कैलेंडर लेके आइए अगले हफ्ते तक, यानी कि अगले हफ्ते रविवार तक अगर हम जोड़ें तो अब से लेकर तब तक 11-12 दिनों में मात्र 4 दिन बाजार खुले हैं। कल बंद हैं, शुक्रवार को खुलेंगे, उसके बाद 12 अप्रैल छुट्टी, 13 अप्रैल छुट्टी, 14 अप्रैल छुट्टी, फिर 15, 16, 17 को खुलेंगे और उसके बाद 18, 19 को फिर से बाजार बंद हो जाएंगे। तो आप देखिए जहां पर आपको हरा निशान दिखाई देगा ना, यही है वो जहां पर बाजार खुले हुए हैं। तो अगले 11 दिन में से सिर्फ 4 दिन ही बाजार खुले हैं, तो बहुत सारी खतरनाक अपॉर्चुनिटी बन रही है लोगों के लिए, उसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगर टूर ट्रैवल की बात करें नीलेश जी, तो आई लेटर से ही 3 कंपनीज हैं जिन पर लोग फोकस करते हैं जो अपने सेक्टर के दिग्गज हैं। आई से इंटरग्लोब हो गया, एक आई से IRCTC हो गया और तीसरे आई से इंडियन होटल हो गया। मतलब अगर कोई इन पे भी प्ले कर ले अपने हॉलीडेज को लेकर या फिर टूर ट्रैवल पर बुलिश होकर, तो काम हो जाएगा। इन तीनों में जरा बताइए कि आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? किसी को अगर थोड़ा सा लंबा समय देके चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? इंटरग्लोब ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए इंडिगो को प्ले करने के 2 कारण है। एक कारण आप ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, दूसरा मुख्य कारण है जो ब्रेंट क्रूड में एक शार्प डिक्लाइन हमने देखी है, उसका एक बेनिफिशियरी एविएशन स्पेस एज अ होल बना हुआ है। उसके अलावा ओएमसी स्पेस भी उसके बेनिफिशियरी है। बट इंडिगो मार्केट की करेक्शन के विपरीत ये पर्टिकुलर स्टॉक एक नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अंडरटोन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और थोड़े से पोजिशन लिहाज से देखें तो यहाँ पर 5500-5600 तक की अपसाइड हमें बनती नजर आ सकती है। तो यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। हालांकि थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर जरूर है, बट थोड़ी सी डिप अगर मिलती है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होंगे। 4900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इंडिगो को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा होटल स्पेस में से इंडियन होटल ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद एकाएक मूव हमें देखने को ना मिले, बट ग्रेजुअल अप मूव हम यहाँ पे 850 और 900 तक की देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा समय देना होगा। 720 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। इन होटल्स पर इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू मिल गया। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन गुप्ता। सचिन जी, सचिन तो वैसे देखिए स्ट्रेट ड्राइव के लिए जाने जाते हैं। सचिन जी, के बाजार लग रहा है कि स्ट्रेट ड्राइव का है? मामला बड़ा टेढ़ा लग रहा है। ये तो कुछ बढ़िया अगर आपके पास ट्रेडिंग कॉल्स हों अब BTST के लिहाज से तो बता दीजिए। हालांकि अब कल तो मार्केट बंद है, परसों काम आएगी, उसके बाद फिर से 3 दिन की छुट्टी है।
अभी से अगर आप पूछ रहे हैं तो पहला स्टॉक यहाँ पर मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड MFSL रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक अपने ब्रेकआउट के वर्स पर है, 1170 इंपॉर्टेंट लेवल है, और जैसे ये लेवल्स ब्रेक होंगे अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स जो है करीब 1230 1235 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो BTST पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है, 1135 एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर करके चला जा सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा BTST के लिए जो अच्छा लग रहा है, जिसमें एक अच्छे पोटेंशियल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वो है यूनाइटेड स्प्रेड। सो यूनाइटेड स्प्रेड के अंदर भी करीब 1455 के आसपास में एट प्रेजेंट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंट स्विंग हाइज जो थे वो ब्रेक हुए हैं, साथ साथ में एक लाइक राइजिंग वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते हुए देखे पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में। स्टॉक अपने करीब 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के आसपास से रिवर्स होता हुआ नजर आया है और इमीडिएट स्विंग हाइज को ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अपसाइड पोटेंशियल्स और लगता है कमिंग डेज में कंटिन्यू हो सकता है। सो बाइंग करने की सलाह रहेगी यूनाइटेड स्प्रेड में। डाउनसाइड स्टॉप लॉस 1408 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स यहाँ पर 2 नजर आ रहे हैं, 2 टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा 1495 का, और उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है, क्रॉस होता है, तो फिर 1520 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा सचिन जी ने दोनों स्टॉक दिए ना, मतलब स्टॉक तो अच्छे हैं ही, पूरी एनालिसिस के साथ दिए होंगे सचिन जी ने, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना पिछले महीने 1.5 महीने में, तो ये स्टॉक्स ने पैसे बना के दिए हैं, ऑलरेडी टाइम टेस्टेड स्टॉक्स हैं। और एक और वजह है कि मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये उन 2 सेगमेंट से हैं जहां पर आप टैरिफ वॉर का बहुत ही मिनिमल इंपैक्ट देखेंगे। एक कंजम्पशन का प्ले है और एक फाइनेंशियल का प्ले है। फाइनेंशियल के लिए तो अच्छी चीज आ भी गई, रेट कट आ गया है, और रेट कट आता तो कंजम्पशन को भी कहीं ना कहीं ड्राइव करता है। ये 2 शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स और मैक्स फाइनेंशियल आप अपने रडार पर रख के चलिए। टारगेट स्टॉप लॉस आपको BTST के बता दिए सचिन जी ने। नीलेश भाई, आपके लिस्ट में कोई और शेयर BTST के लिहाज से? देखिए, कंजम्पशन स्पेस जिसका ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, यूनाइटेड स्पिरिट एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लेम ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंड किया है। उसे तो डेफिनेटली गिरावट पे एक्टिवेट करके चल सकते हैं। उसके अलावा FMCG स्पेस पर ही अभी भी फोकस है। ब्रिटानिया इस पर्टिकुलर काउंटर को एक मोमेंटम प्ले के जो तौर पर लेके चल सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि और भी बढ़त टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 5400 से लेके 5600 तक की देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अपना होगा 5220 का, और ब्रिटानिया को लॉन्ग करके चल के जाने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों का बैलेंस रखने की सलाह होगी, क्योंकि मार्केट अभी भी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। दोनों साइड्स के मुंह देखने को मिलेंगे। शॉर्ट साइड में यहाँ पे वोल्टास रडार पे आया है, जहाँ पे वीकनेस लगातार हम देख रहे हैं, और गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। 1260 1250 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। 1300 के स्टॉप लॉस से वोल्टास के फीचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है। वोल्टास में हमने देखे थे कि 1500 रुपए के आसपास के प्राइसेस आगे थे। ये पूरी तेजी रिवर्स होगी, ये समझ से परे है वोल्टास की जो हरकत है। ये टाटा ग्रुप में वैसे प्रॉब्लम रही है, वोल्टास भी आप देखिए उसी ग्रुप की कंपनी है। ये 3% की गिरावट डे लो पर ये कारोबार कर रहा है। तो एक ब्रिटानिया बताया, उसमें तेजी हो रही है, और एक शॉर्ट का कैंडिडेट बढ़िया है। देखिए ओवरनाइट पोजीशंस रखने में थोड़ी सी तनाव है, तो आप सेफ्टी की तरफ जाइए, और ये हमारे एक्सपर्ट्स आपकी इसमें मदद कर भी रहे हैं। मानसी, अब कल तो बाजार बंद है, और वैसे भी ये मतलब वीकेंड एक्सटेंडेड होने वाला है, मंडे को भी छुट्टी है। आप तो वैसे दुबई घूम के आई, कोई और भी प्लान है क्या आपके? नहीं, फिलहाल तो प्लान नहीं बना रही हूँ अभिषेक, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो वेकेशन हो गया। लेकिन आपने कमजोर बाजार में भी जो जोश के साथ ये हॉलिडे कैलेंडर एस्टैब्लिश किया है, आप बिल्कुल छुट्टी पर जा रहे हैं कि नहीं? नहीं मानसी, मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ छुट्टी पे, ज्यादा नहीं, एक दिन बीच में रहूंगा। मतलब इसके लिए बड़ी लंबी वाली प्लानिंग करनी पड़ती है, वो प्लानिंग अपने से हो नहीं पाती है। होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लंबी वाली प्लानिंग भी कीजिएगा, और अपनी छुट्टी आप मना कर आए। उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, भले ही छोटा, लेकिन एक दिन का एक ब्रेक आप जरूर लीजिए। लेकिन जहां हम इवेंट्स कैलेंडर में हॉलिडे की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स हैं। भले ही बाजार की चाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज के सत्र को तो एक बार साइड में ही रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट था क्रेडिट पॉलिसी, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं
हुआ होगा कि क्रेडिट पॉलिसी के दिन इतनी सुस्ती के साथ बाजार ने ट्रेड किया हो। हालांकि आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं, हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में भी रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे। कल के दिन सीपीआई जॉबलेस क्लेम्स के डेटा यूएस मार्केट में आएंगे, पीपीआई के डेटा आएंगे चाइनीज मार्केट में और जापान के मार्केट में, इस पर नजर रहेगी। क्वार्टरली अर्निंग्स की शुरुआत कल के दिन से हो रही है भारतीय बाजार में। निफ्टी में टीसीएस की और इसके अलावा आनंद राठी के नंबर्स आने वाले, तो इन पर भी फोकस रखेगा। और इसके अलावा कुछ और ग्लोबल इवेंट्स हैं जिस पर भी नजर रखनी होगी। हो सकता है कि बाजार जब खुले शुक्रवार के दिन टीसीएस के नतीजों के साथ साथ कुछ इम्पैक्ट इन सारे के सारे इवेंट्स का बाजार में देखने को मिले। फिलहाल ट्रिगर्स जो है बेहद मिसिंग नजर आ रहे हैं मार्केट्स में। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ, जहां पर बाजार इस वक्त बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग का रुख कर लेते हैं। और बिल्कुल सुस्त आज का सत्र देखने को मिला। कमजोर ग्लोबल संकेत रहे, टैरिफ वॉर बढ़ने की आशंकाएं रहीं, जिसके चलते बाजार ने दबाव देखा। लग तो ये रहा था कि क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले के बाद क्रेडिट पॉलिसी के बाद वाली जो तस्वीर है थोड़ी अलग दिखेगी। बाजार सुस्ती के साथ ही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ट्रेड करते रहे, मानो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाना चाह रहे थे। एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद शुक्रवार का सेशन है, लेकिन फिर वापस एक लंबा कह सकते हैं वीकेंड एक्सटेंड होने वाला है। शनि रवि और सोमवार के दिन वापस छुट्टी है। सो इसी के चलते बड़े ही साइडवेज मोमेंटम के साथ बाजार ने ट्रेड किया। इस घंटे जहां हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कमजोरी का रुझान है। करीब 350-400 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे सेंसेक्स में। आईटी में, निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट, 22,400 के ही लेवल्स के इर्द गिर्द एंटायर सेशन हमने देखा बाजार इन्हीं रेंज में फंसा रहा और इस वक्त क्लोजिंग के दरमियान भी इसी रेंज के आसपास ही क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 अंकों की कमजोरी, 50,275 के लेवल्स इस वक्त क्लोजिंग में दिखाते हुए। सरकारी बैंक, आईटी, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था। ऑटो ने शुरुआत जरूर की, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ऑटो सेक्टर से भी मानो गिरावट, या कह सकते हैं कि डाउनसाइड विजिबल होना शुरू हो चुकी थी। क्लोजिंग के समय इस वक्त भी एफएमसीजी और ऑटो दो ही है सेक्टर्स जो कि हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट्स में भी कमजोर शुरुआत देखने को मिली। और इसके अलावा अगर आप देखें क्लियरली आईटी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव नतीजों से ठीक पहले, टीसीएस के नंबर से ठीक पहले। एफएमसीजी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स, फार्मा डिफेंसिव के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब वहां पर जो अटकलें लगाई जा रही है टैरिफ लगने के डर से, लगातार इस सेक्टर की भी सेहत जो है खराब होती नजर आ रही है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट 160 पॉइंट के गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव झेलते हुए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी नजर होनी चाहिए। 900 एडवांसेस के सामने 1700 डिक्लाइंस, यानी कि क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बड़ी ऐसी इवेंट या कोई बड़ी ऐसी खबर भी नहीं आई थी जिससे बाजार का मूड माहौल इतना बिगड़े, लेकिन बाजार को आज एक सुस्ती की ही चाल पकड़नी थी। 5% की तेजी के साथ 21 के लेवल्स पर इंडिया विक्स यानी कि फेयर इंडिकेटर भी ट्रेड करता हुआ। ध्यान रखिए, ये वही हफ्ता है जब इंडिया विक्स को हमने 65% बढ़कर भी ट्रेड करते हुए देखा है। सो यही एक कह सकते हैं कि कितना फियर क्रिएट करता है, कितना चैलेंज और कितना कंसर्न क्रिएट कर सकता है मार्केट ऑन दी वेक ऑफ अ न्यूज़ जो कि विदेशी बाजार से आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में इतनी परेशानियां फिलहाल नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 5283 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ। 22,400 के लेवल्स के आसपास ही क्लोज हुआ निफ्टी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की बिकवाली। ब्रॉडर मार्केट्स जहां बेंचमार्क्स ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, छोटी मझौली कंपनियों से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। नीलेश जी, सचिन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। मुझे और अभिषेक को फिलहाल आप दीजिए इजाजत। एक मार्केट हॉलिडे के बाद शुक्रवार के सेशन में फिर से आपसे होगी मुलाकात। बने रहे ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।